तो गाइज पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था एम्बेडेड, एम्बेडेबल और वर्जन एनोटेशन पे। ठीक है, एम्बेडेड एम्बेडेबल को मैं वापस से एड्रेस करूँगा क्योंकि आपको एक चीज़ हमें समझाना है। आज का जो टॉपिक है उसको सही समझना है तो थोड़ा सा एम्बेडेड एम्बेडेबल की भी बात करना पड़ेगा। थोड़ी इसकी कमी समझो। एम्बेडेड और एम्बेडेबल की एक कमी है। कमी क्या है? मान लो कि अ, आपके पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। ठीक है ये एम्प्लॉय आपके पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एम्प्लॉय के अंदर ही अगर हमने एसोसिएशन किया है, एम्प्लॉय के ही अंदर कई सारी फील्ड है, उसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट है अकाउंट। ठीक है, एम्प्लॉय की अपनी कुछ फील्ड्स हैं लाइक ई आई डी, ई नेम। अकाउंट भी एम्प्लॉय की अपनी फील्ड है लेकिन एक सेपरेट ऑब्जेक्ट भी है। तो ई आई डी, ई नेम के साथ साथ अकाउंट है। और अकाउंट में क्या है भाई? अकाउंट नंबर है और बैंक नेम है। चलो ये चार डिटेल मान लो। तो इस हिसाब से आप बताओ कि जो टेबल बनेगा उसमें कितने कॉलम्स होंगे एम्बेडेड एम्बेडेबल का अगर यूज करें तो? हाँ सर। चार होंगे। हाँ भाई, इतना कंफ्यूजन क्यों इस हाँ, चीज में? है ना, चार होंगे। चार ही होंगे ना। जी जी, ये हमने चार बना दिया। अच्छा और डेटा इंसर्ट करेंगे तो बड़े आराम से ई आई डी यहाँ पे आ जाएगा। जान ही रहे हो आप, लिखने की क्या ज़रूरत है, वो सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आईडी यहाँ आ जाएगा, नेम यहाँ आ जाएगा, अकाउंट नंबर यहाँ आ जाएगा, बैंक, ये सारे डिटेल भर जाएंगे, हमारी डेटा भर गया। डन। तो ऐसे सिनेरियो में तो भाई एम्बेडेड एम्बेडेबल बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या हो कि अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय के पास अकाउंट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि लिस्ट ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक आईडी है मान लो 11, नेम है मान लो राजू। तो उसका एक अकाउंट नंबर नहीं है कि भाई 121212 अकाउंट नंबर हो गया और XYZ बैंक हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि और भी हैं। तो और भी आप कहाँ स्टोर करोगे? यहाँ नीचे? ये तो सही नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ करोगे तो प्राइमरी की तो एक ही होती है, 11 को आप रिपीट नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 11 और राजू फिर से यहाँ करो और फिर से उसका दूसरा अकाउंट नंबर ऐड करो, दूसरा बैंक ऐड करो, PQR बैंक। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी की भाई एक ही होता है। नेम हमारा फिर से आ रहा है, डेटा रिडंडेंसी भी हो रहा है, एक ही डेटा बार बार आ रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो को कैसे डील किया जाएगा? जब भाई हमारे पास एक एम्प्लॉय के पास एक अकाउंट है, एक एम्प्लॉय के पास एक कार है, एक एम्प्लॉय के पास एक कंपनी है। तो वैसा तो ठीक है भाई, काम हो जाता था एम्बेडेड एम्बेडेबल से। लेकिन कल को मल्टीपल हो तो उस सिनेरियो में एम्बेडेड एम्बेडेबल फेल हो जाएगा, है ना भाई? जी सर। यहाँ पे तो काम करेगा नहीं सही से। दूसरा ये मान लीजिए कि एक और सिनेरियो मान लीजिए कि भाई मेरे को क्या करना है? अगर ये सिर्फ अकाउंट ही है, मान लो, चलो लिस्ट नहीं है, लिस्ट में लफड़ा हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अगर अकाउंट ही है तो ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब अकाउंट की डिटेल मैं चाहता हूँ कि एक अनदर सेपरेट टेबल में स्टोर हो। मैं चाहता हूँ कि भाई अकाउंट की जो डिटेल है वो बिल्कुल सेपरेट टेबल में स्टोर हो। एम्बेडेड एम्बेडेबल क्या करता था? एक ही टेबल में स्टोर कर देता था ना। यस सर। तो हम चाहते हैं कि नहीं, सेपरेट टेबल में। अगर हम सेपरेट टेबल में अगर किसी तरह से अकाउंट की डिटेल को रख दें तो मेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेपरेशन कंसर्न भी दूर हो जाएगा। हम चाहते हैं नहीं, अकाउंट का डेटा एक अलग टेबल में मैनेज हो। तो सेपरेशन कंसर्न, मॉड्यूलैरिटी भी आ गई। दूसरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई जो हम लिस्ट से कर रहे थे। अब मैं अगर इसको लिस्ट कर दूं तो दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? देखिए, मैंने कर दिया यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो अकाउंट मेरा टेबल होगा उसमें क्या करेंगे हम? अगर मान लो 10 अकाउंट है या 2 अकाउंट है, 15 अकाउंट, कितना भी है, दूसरा अकाउंट
जितना भी अकाउंट है वो यहाँ पे स्टोर कर दो, PQR बैंक, ठीक है। अब भाई राजू यहाँ है और 2 बैंक यहाँ है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि ये बैंक राजू के हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हो सकते हैं ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे 12 नंबर भी हो सकता है, राजू भी हो सकता है, तो पता कैसे चलेगा भाई कि ये अकाउंट नंबर किसका है। तो उसके लिए ये हमारी आईडी है ना, ये आईडी हमारी प्राइमरी की है ना, इसको प्राइमरी की बोलेंगे। यस सर। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा टेबल है एम्प्लॉय टेबल, इसकी प्राइमरी की को हम स्टोर करेंगे अपने अकाउंट टेबल में। किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में अगर यूज की जाए तो उसको कौन सी की बोलते हैं? फॉरेन की। फॉरेन की, करेक्ट। फॉरेन की। हाँ, तो बस यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक बना देंगे आप ऑप्शन, एक अच्छा सा ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं हम। 1 मिनट ये जरा हो जाए, लाइन वाइन बन जाए। हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रख दिया, मान लो EID ही रख देते हैं, ठीक है। EID या एम्प्लॉय EID, EMP EID कर देते हैं, EMP EID। अब यहाँ पे भाई साहब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पे आप एक एम्प्लॉय का मल्टीपल अकाउंट दे सकते हैं। कैसे? हम बोलेंगे 11 का ये भी है, 11 का ये भी है, खत्म। अब बाकी आपका ये हो गया अकाउंट नंबर और ये हो गया आपका बैंक नेम, काम खत्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय का 2 अकाउंट इस तरीके से हमने मैनेज किया है डिफरेंट टेबल में। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेट मैपिंग। तो अगर हम हाइबरनेट मैपिंग को पढ़ लेते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम की? अगर लिस्ट ऑफ अकाउंट है तो क्या करें, या अगर एक एम्प्लॉय का एक ही अकाउंट है लेकिन सेपरेट टेबल में करना है तो कैसे करें। एम्बेडेबल की समस्या क्या है भाई? तो पूरे के पूरे डेटा को एक ही टेबल में स्टोर कर रहा था ना। यस सर। पूरे के पूरे डेटा को वो Yes, एक sir. ही टेबल में स्टोर कर रहा था, ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि भाई मतलब वहाँ सेपरेशन कंसर्न नहीं हो रहा था, पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या ये है कि जब एक ही टेबल में अगर स्टोर कर रहा है तो अगर एक एम्प्लॉय का मल्टीपल अकाउंट है तो एक ही टेबल में संभव नहीं। और मैं बता दूं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जब भी आप बनाते हैं तो आपको ये मैपिंग बहुत हाईली चांस होता है कि करनी ही पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम अभी अपना बना रहे थे प्रोजेक्ट, मैं उससे रिलेट करके आपको अगर दिखाऊं तो हम अपना अभी प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें देखो बूट वर्क, कोड हंट, यहाँ पे मैं आपको इसका DTO दिखाता हूँ, जावा कॉम कोड हंट DTO कोर्स DTO अगर ही देख लो आप, ओपन विथ नोटपैड। देखिए अब यहाँ देखो ये जो सारी चीज़ें हैं तो भाई कोर्स की सही है, सिंगल है। लेकिन अब बताओ लिंक्स, एक कोर्स के पास कितनी लिंक है? एक लिंक है कि बहुत सारी लिंक है? बहुत सारे। तो हम एक ही टेबल में अगर नेम, कोर्स का नेम स्टोर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, इनके लिए कॉलम्स बन जाएगा। लेकिन ये लिंक्स के लिए कैसे कॉलम्स बनाएंगे? हमें पता भी नहीं ना कितनी लिंक्स है, 100 लिंक्स भी हो सकती है, 1000 लिंक्स भी हो सकती है, कुछ पता ही नहीं है। तो हमें लिंक के लिए एक अलग टेबल मैनेज करना पड़ेगा, रिव्यूज के लिए एक अलग टेबल मैनेज करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड में इस तरह से होता है कि भाई एक कोई चीज़ अगर आप काम कर रहे होते हैं ना एक डेटा पे, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो। जैसे रिव्यू DTO का लिस्ट है पूरा का पूरा, एक रिव्यू DTO नहीं है, पूरा का पूरा लिस्ट है। जैसे कि हमने आपको यहाँ भी बताया, कहाँ चला गया, इधर, कि एक एम्प्लॉय के पास कई सारे अकाउंट ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप 2 टेबल बनाएं, एक टेबल में एम्प्लॉय को स्टोर कर दें और एक एम्प्लॉय से एसोसिएटेड कितना भी हो, 1 हो या 2 हो या 1000 हो, कितना भी अकाउंट हो वो दूसरे टेबल में स्टोर कर दें और दोनों को आपस में आप ज्वाइन करें। प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे चीज़ें ज्वाइन हो जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेट मैपिंग।
अब हाइबरनेट मैपिंग कई सारे कंटेक्स्ट में हो सकती हैं। याद कीजिए वो एक्सएमएल का दौर, जब हम लोग हाइबरनेट की एंटिटी मैपिंग किया करते थे एक्सएमएल में, याद है जेपीए में करते थे हम लोग, orm.xml बनाते थे। यस सर। फिर उसके बाद हम लोग इधर आए, यस सर। hibernate.hbm.xml बनाते थे। वो मैपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैपिंग हो गई कि भाई आप एंटिटी को टेबल से मैप करा रहे हो। यहाँ पे मैपिंग की बात हो रही है कि भाई दो एंटिटी क्लास किस तरीके से मैप होकर के टेबल में डेटा को स्टोर करें। तो हाइबरनेट मैपिंग के 4 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा 1-to-1 मैपिंग, एक होता है 1-to-many मैपिंग, एक हो जाएगा मैनी टू मैनी मैपिंग, सॉरी मैनी टू वन मैपिंग, एंड चौथा हो जाएगा मैनी टू मैनी। ये 4 तरह की मैपिंग होती है, 1-to-1, 1-to-many, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। अभी आज हम 1-to-1 पे बात करेंगे, लेकिन मैं आइडिया सबका आपको दे दूं। यहाँ पे आप बताइए, एक एम्प्लॉय एक अकाउंट से मैप्ड है या मल्टीपल अकाउंट से मैप्ड? मल्टीपल। तो ये कौन सी मैपिंग हुई? 1-to मेनी। 1-to-many। हाँ, 1-to-many हो गई। वहीं अगर एक एम्प्लॉय का एक ही अकाउंट होता तो वो हो जाता 1-to-1। सिनेरियो आप लेट कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय का मान लो कोई ऐसी चीज जो एक ही है तो 1-to-1, 1-to-many भी हो सकता है। कई सारे एम्प्लॉय का ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है, मैनी टू वन। कई सारे एम्प्लॉय के कई सारे अकाउंट भी हो सकते हैं, मैनी टू मैनी। तो वो सब सिनेरियो हम लोग डील करेंगे आगे चल के। बट अभी ये 4 टाइप आप समझे कि इन 4 टाइप में हाइबरनेट मैपिंग डिवाइडेड है, और इन्हीं को हमें अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसमें यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल का भी कंसेप्ट आएगा, वो भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये 4 तरह की हाइबरनेट मैपिंग हो गई, 1-to-1, 1-to-many, मैनी टू वन, मैनी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि एम्बेडेड और एम्बेडेबल हमारे डेटा को प्रॉपरली मैप नहीं कर पा रहा था, डिफरेंट टेबल ज्वाइन वाला सीन नहीं हो पाता था वहाँ। वो तो एक ऐसा था कि भाई एक सिंगल एंटिटी है जो कि कई सारी एंटिटीज को मिला करके बनी है। एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट है, एम्प्लॉय के अंदर कार है, एम्प्लॉय के अंदर कंपनी है, और सब सिंगल है, तो सब मिला करके एक टेबल में डेटा भर दो, तब तो ठीक है। लेकिन जहां बात हो गई ना इस तरह की मैपिंग की, एक एम्प्लॉय के पास कई सारे अकाउंट है, तब क्या करोगे? या एक एम्प्लॉय के पास एक ही अकाउंट है पर सेपरेट टेबल में मैनेज करना है, तब क्या करोगे? उस केस में हम हाइबरनेट मैपिंग के पास आते हैं। इससे पहले हम लोग कई तरीके पढ़े हैं। हमने हमने ये भी पढ़ा है कि भाई जब मेरी एंटिटीज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हो तो कैसे डील करना है, याद है? कैसे डील करेंगे अगर पेरेंट चाइल्ड में हो तो? वो टेबल पर क्लास। हाँ, हाइबरनेट इनहेरिटेंस, हाइबरनेट इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग का 3 अप्रोच था, ज्वाइंट, सिंगल, टेबल पर क्लास, 3। तो वो पेरेंट चाइल्ड में मामला हो तो वैसे कर लेना। अगर भाई एक के अंदर एक है, एक ही टेबल में स्टोर करना है तो एम्बेडेड एम्बेडेबल से कर लेना। लेकिन ये जो सिनेरियो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। म्यूट कर ले, नॉइज आ रहा है कहीं से। मोस्ट कॉमन वे है ये, सबसे ज़्यादा जो भी एप्लीकेशन डेवलप होता है ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो 1-to-many, मैनी टू वन, ये सब की ज़रूरत पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो बड़े ध्यान से समझना, ये इंटरव्यू में पूछता है, हाइबरनेट मैपिंग इंटरव्यू में बहुत पूछता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1-to-1 से। एक एग्जांपल हमने दे दिया है, हालांकि ये एग्जांपल 1-to-many का है, लेकिन ठीक है, आप समझते हो कि एक अकाउंट अगर होगा तो ये एग्जांपल 1-to-1 का भी हो जाएगा। तो ये हाइबरनेट मैपिंग का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, बाकी 4 तरह की मैपिंग्स होती हैं। तो आज के सेशन में 1-to-1 की बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई 1-to-1 को डील किया जाए। तो 1-to-1 अगर मैपिंग अगर आपको समझना है तो आइए कोड करते हैं इसका। हाइबरनेट 15 हम लोग का लास्ट था, ये हमने कर लिया हाइबरनेट 16। और इसमें हम क्या करेंगे भाई साहब, देखिए 1-to-1 करना है ना, तो एक एम्प्लॉय का एक अकाउंट कर देते हैं। चलो ये सब डिलीट कर देते हैं।
ठीक है। तो एम्प्लॉय के पास क्या क्या डिटेल हैं, तो आईडी है, नेम है, ठीक है, बाकी सब हटा लीजिए। अच्छा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ स्टैक ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम भी आएंगी, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सब ध्यान से बिल्कुल समझना आप। तो आईडी है, नेम है और एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अकाउंट में क्या क्या है देख लिया जाए। ठीक है, अकाउंट हमारा रेडी है। चलो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो प्राइस कंस्ट्रक्टर, सॉरी, पहले तो प्राइवेट अकाउंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। देन आप जानते हैं ज़ीरो प्राइस कंस्ट्रक्टर। यार एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब मैं अपने लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, लैपटॉप का वो कीपैड, मैं दबा रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट एस, शॉर्टकट काम कर रहा है, लेकिन जब मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है। ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? नो सर। एक्सटर्नल कीबोर्ड से शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है क्लिप्स का, लेकिन लैपटॉप से एक कीपैड से कर रहा है। अजीब बीमारी है। चलो देखेंगे कभी। तो अभी तो ऐसे ही मैं यूज़ कर लेता हूँ लैपटॉप का ही। ये हो गया और सर्टिफिकेट। और ये देखो, ये डिलीट वाला कीबोर्ड से काम कर रहा है, सिर्फ ऑल्ट शिफ्ट एस में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, टू स्ट्रिंग एंड ऑल बन गया हमारा। अब देखो सब, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्च में आ जाएंगे और यहाँ से कुछ चीज़ें पहले क्लीन करेंगे ना। यहाँ पे ऐड एनोटेटेड क्लास में हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ध्यान रखो, एम्बेडेड एम्बेडेबल में चूंकि टेबल एक ही बनता था, तो एंटिटी किस पे होती थी, सब पे या सिर्फ एम्प्लॉय पे, एट द रेट एंटिटी? एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉय पे। लेकिन यहाँ पे अकाउंट को भी एज अ एंटिटी सेपरेट टेबल हमें बनवाना है, तो आपको अकाउंट पे भी एट द रेट एंटिटी लगाना होगा। साथ ही अकाउंट का जो टेबल है उसके अंदर जो अकाउंट नंबर होगा वो भी एक क्या होगा, इसका प्राइमरी की होगा, तो यहाँ पे आईडी लगेगा। ठीक है, जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर होगा ये इसका प्राइमरी की होगा। ठीक है, ये इसका अपना प्राइमरी की होगा। ये आपका इसका पूरा सेपरेट टेबल इसका बनेगा, सेपरेट टेबल इसका बनेगा। ठीक है, तो ये आईडी एंटिटी आपने लगा लिया। अब चूंकि ये एंटिटी है तो मुझे इसको एनोटेटेड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐड एनोटेटेड क्लास में आप आ जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे अकाउंट डॉट क्लास। ठीक है, इतना हो गया। इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट सबको कमेंट किया जाए। अंदर क्या मामला खेला हमने, सबसे पहले हम इंसर्ट पे बात करेंगे और तामझाम यहाँ पे हटाइए सब। अकाउंट को एज इट इज़ छोड़ते हैं, कार को हटाते हैं, कंपनी को हटाते हैं, एंड यहाँ पे हम एक अकाउंट नंबर, अकाउंट का नेम, सॉरी एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एक अकाउंट ऑब्जेक्ट दे देते और हमने सेव कर दिया। अभी सेव करने, एरर कहाँ आ रहा है भाई, एरर शायद मुझे लगता है इंपोर्ट्स में आ रहे होंगे, ये कार कंपनी ये सबके। समझे अब बात को ध्यान से। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा ये जाएगा देखने कि भाई एम्प्लॉय और अकाउंट में क्या सीन है भाई। तो अभी हमने एम्प्लॉय और अकाउंट के बीच में कोई मैपिंग नहीं करी, हमने बता दिया कि भाई एक एम्प्लॉय एंटिटी है, एक अकाउंट एंटिटी है ना। तो हमें चूंकि अकाउंट को यूज़ किया गया है एम्प्लॉय के अंदर, तो हमें अब बताना पड़ेगा कि भाई साहब इस अकाउंट का मुझे क्या करना है यार, बताओ तो। अकाउंट नाम का कॉलम बनाना है क्या हमें? नहीं ना। यस सर। अकाउंट नाम का कॉलम तो बनाना नहीं है भाई, ये नाम का कॉलम होगा, ये नाम का कॉलम होगा, पर अकाउंट की डिटेल हमें दूसरी जगह से लेनी भी नहीं है, बल्कि हमें ये अगर दूसरी जगह से लेनी होती तो एम्बेडेड एम्बेडेबल वाला खेल खेल लेते हैं। हमें क्या बताना है इसको कि भाई साहब एक एम्प्लॉय का एक अकाउंट है, सो अकाउंट का सेपरेट टेबल क्रिएट करो, और जब मैं एम्प्लॉय को सेशन डॉट सेव कर रहा हूं तो अकाउंट में भी चेंजेस करो, अकाउंट का भी इंफॉर्मेशन सेव करो।
तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एक एम्प्लॉय का एक अकाउंट है, एक एम्प्लॉय का मल्टीपल अकाउंट है। तो अभी फिलहाल के केस में हम एक एम्प्लॉय का एक अकाउंट बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट तो बना नहीं रहे। तो यहाँ पे जो मैपिंग होगी वो होगी 1 to 1 और इसके लिए एनोटेशन है 1 to 1। तो जैसे ही आपने 1 to 1 दिया, हाइबरनेट समझ गया ओके। जब बंदा क्या करेगा, जब बंदा एम्प्लॉय को सेव करेगा तो मुझे एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करके स्टोर करना है जिसमें आईडी नेम आएगा, और अकाउंट का डेटा मुझे अकाउंट वाले टेबल में स्टोर करना है जो कि इसको देख के बना करके अकाउंट का डेटा इसमें स्टोर कर देगा। एंड हमें मैपिंग भी करना है, तो एम्प्लॉय की जो हमारे यहाँ पे ये है एम्प्लॉय की जो आईडी है वो अकाउंट टेबल में एज अ फॉरेन की भी स्टोर की जाएगी, जो कि पेंट में हमने बताया था। जब हमने सेशन डॉट सेव किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय का नेम आया, यहाँ स्टोर अकाउंट की सारी डिटेल यहाँ स्टोर हो गई, और एम्प्लॉय की आईडी एज अ फॉरेन की अकाउंट में भी स्टोर हुई। इतना काम हुआ ना? अच्छा, तो ये सब कैसे हुआ? @1 2, अभी 1 to many मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 to many हुआ है ना, अच्छा, हमारे केस में 1 to 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 to 1 कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, मैं चाहूँगा वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले दिखाऊं ताकि आप थोड़ा सा समझो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी मैं सेव करूँगा तो ये होगा नहीं। एक पर चेक कर लें, हाइबर है हमारा, हाइबर को भी चेक कर लेते हैं, हाइबर में क्या मसला है देखें ज़रा। तो हाइबर में एम्प्लॉय पहले से डिलीट मार देते हैं सबको, ठीक है, ये अपना कल वाला है, लगा देते हैं। अब आप ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉय को सेव कर रहे हैं, हम सेशन डॉट अकाउंट नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय को जब आप करने जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट में भी क्या चेंजेस होगा? सी, मैं रन करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट को, इंसर्ट राइट क्लिक रन। अच्छा, मैं इसको ना क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि बार बार टेबल हम चाहेंगे बार बार बने, तो इंसर्ट करवाते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो प्रॉब्लम आई भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सबसे पहले आओ इधर देखो, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक टेबल बना है एम्प्लॉय, जिसमें क्या आया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और एक मिनट अकाउंट में, हाँ हाँ, एक चीज़ हमने थोड़ा गड़बड़ बता दिया आपको। क्या? यहाँ पे पेंट में कि अब सोचो कि भाई मैं एम्प्लॉय में यहाँ पे 11 नंबर पे हूँ, 11 और राजू। अब मुझे पता करना है कि इस राजू का अकाउंट नंबर क्या है ना? इस राजू का अकाउंट नंबर क्या है? तो मुझे अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ चाहिए। यहाँ पे सी हियर, इसने कैसे टेबल बनाया है, इसने एम्प्लॉय में क्या डाला है, अकाउंट नंबर। थोड़ा सा एक स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि उल्टा हो गया। हाँ, हालांकि जो जो मैं ये काम बोल रहा हूँ ना, ये भी होता है, ये भी होगा, लेकिन वो बाई डायरेक्शनल में होगा। मैं यहाँ से ये हटा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ से ये सेक्शन हटा ले रहा हूँ, इसको भी हटा ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्लीन अप करना होगा हमें। और यहाँ पे एक बना देते हैं हम छोटा सा कॉलम, और इस कॉलम में हम ऐड, क्योंकि हमने आपको बाई डायरेक्शनल से समझा दिया है और काम अभी हम यूनी डायरेक्शनल वाला कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा डायग्राम ही चेंज करूँ। हालांकि ऐसा भी होगा, इसमें भी आईडी आएगी लेकिन वो बाई डायरेक्शनल में आएगी, क्योंकि अभी हमने समझाया नहीं ना, तो मुझे डायग्राम चेंज करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे एम्प्लॉय के पास भाई 11 है, राजू है। अब ये एम्प्लॉय का डेटा अकाउंट में कौन सा है, तो उसके लिए हमारे एम्प्लॉय के पास अकाउंट का क्या होगा बताइए, क्या होगा? नंबर, अकाउंट नंबर 121212, और एक मिनट, सर मल्टीपल अकाउंट नंबर होगा ना? हाँ यार, मल्टीपल अकाउंट नंबर होगा ना, तो
वन टू मैनी में मामला तो फंस जाएगा, फिर कैसे काम होगा? फिर अच्छा, वन टू मैनी में तो मामला फंस जाएगा, ये गलत बना रहा है क्या फिर? हम्म, वो नहीं गलत बना रहा सर, मैपिंग भी 1 to 1 की हुई है। हाँ यार, मैपिंग तो वन टू वन की हुई है, सही बोल रहे हो, और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वन टू मैनी का, यस सर, इसलिए बस यही प्रॉब्लम हो रही है। कंफ्यूजन। हाँ, बस यही कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, इस एग्जाम्पल से समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको खाली कर दें। यस सर, सर दूसरा बना लीजिएगा। हाँ चलो भाई, वो हम दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, अकाउंट, अकाउंट का अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। और एक का अभी एक ही है ना, वन टू मैनी की बात करेंगे हम, एक ही में घुसेड़ने से सारा कन्फ्यूजन आ रहा है। चलो भाई, ये हटाया जाए और इसको यहाँ पे लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, क्यों, कितना, 121212, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैपिंग देखोगे तो एम्प्लॉय के पास 11 है, राजू है, इस 11 और राजू का भाई अकाउंट कौन सा है, तो अकाउंट नंबर हमने डाल दिया और इसी से मैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बताइए फॉरेन की कौन सी होगी फिर? अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर फॉरेन की, ये आपकी फॉरेन की हो जाएगी, एंड दिस इज योर फॉरेन की, ठीक है। हम उस पर भी आएंगे, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सब पे आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप एक डेटा, जो आपका एम्प्लॉय का डेटा है वो एक टेबल में आ गया, ठीक है, और जो आपका अकाउंट का डेटा है वो दूसरे टेबल में आ गया। अब एम्प्लॉय भाई अपने टेबल से अकाउंट को कैसे पता करे कि भाई इसका अकाउंट की डिटेल कौन सी है, तो इसकी प्राइमरी की यहाँ पे रहेगी एज अ फॉरेन की, तो इससे हम अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी दो ही इन्फॉर्मेशन है, और भी होगी ना, अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, हमारे रियल केस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है। सी, मेरा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आएगी, एम्प्लॉय नेम यहाँ आएगा, मान लो 11 यहाँ आ गया, राजू यहाँ आ गया। अभी राजू का भाई अकाउंट डिटेल मेरे को चाहिए, तो अगर भाई हम बैंक जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन दो, तो वो मेरा अकाउंट नंबर मांगेगा ना, अच्छा, तो इसीलिए हम अकाउंट नंबर यहाँ पे रखेंगे। अकाउंट नंबर रखेंगे तो इससे हम उस अकाउंट नंबर तक पहुँच के और अकाउंट की सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। ये हो गई हमारी वन टू वन मैपिंग। अभी वन टू मैनी को भूल जाओ, वो आपको कंफ्यूज करेगा अननेसेसरी, हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वन टू वन हमारी मैपिंग हो जाएगी। बट अब यहाँ पे देखो, अभी डेटा नहीं आया मेरे केस में, मेरा तो सिर्फ टेबल बना है। डेटा क्यों नहीं आया? हमने तो इंसर्ट किया था, हमने जब कोड चलाया था तो क्या इंसर्ट हमारा नहीं चला था? अच्छा, इंसर्ट चला था, तो इंसर्ट चलने के बावजूद हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है। इंसर्ट चलने के बावजूद हमारा काम हुआ नहीं, क्यों भाई नहीं हुआ? ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़, एक लाइन आएगी यहाँ पे, यहीं कहीं लिखा होगा, DDL VDL की दिक्कत आई, और ये लाइन पढ़ें आप, एरर, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड, मतलब ये बोल रहा है कि भाई हम चाइल्ड रो को अपडेट नहीं कर सकते। चाइल्ड रो को अपडेट, ये पेरेंट चाइल्ड कहाँ से आ गया? अब ये समझ लें, जब भी आप मैपिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैपिंग कर रहे होते हैं, उसमें जो आपकी मेन एंटिटी होती है जिसको आप सेव कर रहे होते हो, उसको हम लोग पेरेंट एंटिटी बोलते हैं। अब ये एकदम हाइबरनेट इनहेरिटेंस में समझ लेना, जैसे एक नाम है, ये पेरेंट एंटिटी हो गई, और ये कौन सी एंटिटी हो गई? चाइल्ड। हाँ, ये चाइल्ड हो गई। तो जब भी आप पेरेंट में कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, आप मतलब पेरेंट को सेव कर रहे हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना पड़ेगा थ्रू कैस्केडिंग। एक कैस्केडिंग होती है, वन टू, कोई भी मैपिंग उठाओ, एक होती है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग ये बोलती है कि अगर आप पेरेंट में कोई चेंज कर रहे हो, वेदर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, कि आप रीड कर रहे हो, या आप अपडेट, डिलीट, डिटैच कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, एनी ऑपरेशन, मैं लिख देता हूँ, क्रड लिख देता हूँ। अगर आप पेरेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मान लो रीड कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, मान लो रीड कर रहे हो, हमने हमने रीड किया भाई सेशन डॉट गेट, और मैंने डाला भाई एम्प्लॉय डॉट क्लास, और आईडी डाली 11। तो अब बताइए मुझे 11 नंबर का एम्प्लॉय का डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये लाइन से मिलेगा सर। मिलेगा।
एम्प्लॉय का डेटा अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय का डेटा मिलना मतलब एम्प्लॉय टेबल से मिलेगा। अब एम्प्लॉय टेबल से जब हम डेटा रीड करेंगे तो मुझे एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, एम्प्लॉय नेम मिलेगा और एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर भी मिलेगा। यस है ना, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, अगर मैं एम्प्लॉय का डेटा रीड कर रहा हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ज्वाइंट टेबल है, जिसको चाइल्ड टेबल भी बोला गया है, इसके करस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड टेबल है या जो ज्वाइंट टेबल है, मुझे उसके भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये यूज केस पे, ऐसा हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मान लो कि मेरे को एक एम्प्लॉय की सिर्फ डिटेल देखनी है, एम्प्लॉय के अकाउंट की डिटेल नहीं देखनी है, तो मेरे को काम हो जाएगा ना एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और अकाउंट नंबर से। मेरे को अकाउंट की Yes, sir. डिटेल नहीं देखनी है कि इस अकाउंट नंबर का बैंक क्या है, कब अकाउंट बना था, क्या हुआ, नहीं देखना है। मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और उसका अकाउंट नंबर देखना है। तो मैं बोलूंगा कि रीड ओनली फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन अगर मेरे को ये पेरेंट के साथ साथ इससे जो ज्वाइंट टेबल है वो भी रीड करना है, साथ में ये भी रीड करना है, तो आपको यहाँ पे कैस्केडिंग की जरूरत पड़ती है। कैस्केडिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे लगाई जाती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे कैस्केड, और कैस्केड टाइप में भी दे दूंगा डॉट में ऑल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, ऑल का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एम्प्लॉय का डेटा रीड करूंगा तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट का भी रीड होगा। अगर मैं एम्प्लॉय को इंसर्ट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट में भी इंसर्ट होगा। अगर मैं एम्प्लॉय को अपडेट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट भी अपडेट होगा। मतलब ये कैस्केड टाइप ऑल का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी ऑपरेशन अगर एम्प्लॉय पे करेंगे तो साइमल्टेनियसली अकाउंट में भी ऑपरेशन होगा। बात समझ में आई? कैस्केड मतलब अच्छा। तो जब भी आप दो टेबल को आपस में मैप कर रहे हो, कैस्केडिंग देना कंपलसरी है, क्योंकि ये हाइबरनेट को बताएगा कि अगर कोई ऑपरेशन एम्प्लॉय पे हो रहा है तो वो ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग चाइल्ड पे करना है कि नहीं करना। हो सकता है करना भी, हो सकता है कल को। कैस्केड टाइप मान लो आपने कर दिया रीड, ठीक है, या एक मिनट, कैस्केड टाइप में क्या क्या है देखा जाए तो ऑल है, डिटैच है, मर्ज है, परसिस्ट है, रिफ्रेश है, रिमूव है। मान लो रिमूव कर दिया, ठीक है, या डिटैच नहीं, रिमूव कर देते। इसका मतलब क्या हो गया बताइए अब हमें? ऑल नहीं किया, डेटा डिलीट होगा। सर अगर एम्प्लॉय टेबल से भी अगर कोई डेटा डिलीट होता है तो वो उस अकाउंट से भी डिलीट होगा। करेक्ट। सिर्फ डिलीट में दोनों भाई भाई रहेंगे, एम्प्लॉय अकाउंट, और बाकी में नहीं रहेंगे। मतलब अगर मैं एम्प्लॉय में अगर मान लो कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो अकाउंट में इंसर्ट नहीं होगा, सिर्फ रिमूव में साथ ही रहेंगे। तो इसलिए हम कैस्केड को ऑल कर लेते हैं, क्योंकि ऑफन जब भी हम कोई काम दो ज्वाइंट टेबल में करते हैं तो एक साथ ही करते हैं। लेकिन ठीक है, आप कैस्केड की अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैस्केड ऑल अगर आप कर दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या बोला था? कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो। हम अपडेट किसको कर रहे हैं आप मुझे बताओ? यहाँ पे हम यहाँ पे किसको अब चेंज कर रहे हैं? किसमें हम डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? एम्प्लॉय में या अकाउंट में? एम्प्लॉय में। हम सेशन डॉट सिर्फ एम्प्लॉय को किए हैं ना, तो सिर्फ एम्प्लॉय में डेटा इंसर्ट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग चाइल्ड में नहीं होगा, जब तक कि आप कैस्केड न दो। कैस्केड दे दिए तो काम हो गया। कंसेप्ट समझ में आया कैस्केड का सबको? अच्छा। तो ये कंपलसरी है, कोई भी मैपिंग करोगे ये कंपलसरी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और जावा एप्लीकेशन करता हूँ तो काम हो जाएगा। हो गया, ये देखो चकाचक सब हो गया। और यहाँ पे अगर आप आओगे और एम्प्लॉय को देखोगे तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की डिटेल, आईडी है उसका राजू, और एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर भी आ गया। अब इसकी जानकारी देखनी तो ये अकाउंट नंबर लेकर के जाओ आप यहाँ पे, अब वो अकाउंट नंबर से सारे अकाउंट का एड्रेस डिटेल भी मिल गई। तो इस तरीके से हम 1 to 1 में डील करते हैं। बात समझ में आई? अभी ये वाला सीन समझ में आया सबको? अच्छा। 1 to many में क्या करना पड़ेगा पता है? 1 to many में एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको इसी समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हो नहीं सकता। 1 to many में क्या करना पड़ेगा ना, एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, फिर वो इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं उसको नहीं छेड़ता हूँ, ठीक है? अभी ये एग्जाम्पल है ना फिर समझने के लिए 1 to 1 सबको। अच्छा।
बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है तो पहले इस पे बात कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि काफ़ी भैया शांति। एक चीज पूछना है, हाँ हाँ बोलिए। जैसे अपन ने ये पेरेंट क्लास जो बनाया है मतलब पेरेंट टेबल बनाया है, एक चाइल्ड टेबल बनाया है, दो। जी जी तो जैसे इसमें एक अपन ने प्राइमरी की लिया है ईआईडी, और इसमें प्राइमरी की लिया है वो अकाउंट नंबर चाइल्ड में। तो अपन जैसे देखा जाए तो जैसे अकाउंट नंबर तो हर एक किसी का मतलब यूनिक ही होता है ना, तो हाँ, उसको जैसे पेरेंट में भी उसको भी अपन प्राइमरी की जो उसको प्राइमरी की बना सकती है ना पेरेंट में, तो चाइल्ड में भी वो पेरेंट वो। प्राइमरी की एक ही होगी ना, ये भी तो रूल है कि प्राइमरी की एक ही होती है। हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ऑलरेडी तो आईडी प्राइमरी की है हमारी, तो ये फॉरेन की तरह ट्रीट होगा, ऐसा है। समझ गए ना मामला। हाँ, नहीं मैं बस ये पूछ रहा था, जैसे एक टेबल में एक प्राइमरी की एक फॉरेन की, नहीं मैं ये बोल रहा था जैसे इस टेबल में जो प्राइमरी की हो गई पेरेंट में, तो वो दूसरे में फॉरेन की हो सकती है ना, हाँ दूसरे हाँ टेबल हाँ में। करेक्ट, जैसे तो मैं बस ये बोल रहा था, हाँ हाँ बोलिए नहीं बोलिए। मैं बस ये बोल रहा था जैसे अकाउंट नंबर को अपन प्राइमरी की बना देते, तो चाइल्ड में तो वो अपने आप ही फॉरेन की हो जाती ना। अकाउंट नंबर को अगर मैं प्राइमरी की बनाता या यहाँ पे इसको ये हाँ वाले को हाँ नहीं समझे आप, देखिए प्राइमरी की तो भाई ईआईडी रहेगा ना, ये कैसे प्राइमरी की हो जाएगा। हमने मैं बस ये बोल रहा था कि जैसे एम्प्लॉय नंबर तो वैसे यूनिक ही तो होता है ना, जैसे किसी का भी होगा। हाँ ओ एम्प्लॉय सॉरी, अकाउंट नंबर हाँ तो यूनिक ही होगा ना, इसलिए मैंने सोचा कि। देखिए यूनिक होगा तो लेकिन प्राइमरी की हम उसको बनाएंगे ना एम्प्लॉय टेबल में, जिसके बेस पे हम चीज़ों को फैच आउट कर रहे हैं। कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई एक एम्प्लॉय का मल्टीपल अकाउंट हो, हाँ हाँ, ओके ओके भैया, समझ में आ गया, मतलब मैं समझ गया। तो मामला आप फंस मतलब वो सकता है। डेटा फेच करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ समझ गया। हाँ तो मामला फंस सकता है, इसीलिए हम क्या हाँ करते हैं, हमारी भाई एम्प्लॉय स्पेसिफिक एक आईडी होगी, हाँ प्राइमरी की होगी वो आईडी हो गई, अकाउंट की एक प्राइमरी की होगी वो अकाउंट नंबर हो गई, ये तो सिंपल सी बात है। अब हाँ, मेरे को भाई एम्प्लॉयज अकाउंट में पहुंचना है, तो इसकी प्राइमरी की अगर मैं यहाँ रख लूँ तो इसका डेटा फेच कर सकता हूँ, तो ये वाला यहाँ मैंने रख लिया, उसको फॉरेन की बोल दिया, ओके। सिंपल सा मामला। तो अभी मैं यहाँ पे इसको पूरा वन टू मैनी से हटा रहा हूँ, जो मैं शुरू में वन टू मैनी मैंने कर दिया था, मैं सिंपल कर लिया, ठीक है। अभी बताओ भाई, किसी को कुछ भी दिक्कत है तो क्लियर कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरव्यू में पूछी जाएगी। वन टू वन मैनी में आएंगे बाद में, वो सेपरेट बीच वाला टेबल बनाना पड़ेगा। तो वन टू वन में कोई अगर समस्या दिक्कत किसी को भी, एनीथिंग क्लियर है? यस सर। चलो क्लियर है। तो अब ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल भाई, एक का एक में आपने काम कर लिया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई हमने सेशन डॉट सेव किया था एम्प्लॉय को, ठीक है, सेशन डॉट सेव हमने एम्प्लॉय किया, तो एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम इसका बना, एक कॉलम इसका बना, और एक कॉलम किसके लिए बना, फॉरेन की के लिए, क्योंकि जैसे इसने देखा ना वन टू वन, अच्छा मैपिंग हुई है, इसका मतलब अकाउंट का उठा के लाना पड़ेगा, और इसने एक बना दिया फॉरेन की के लिए कॉलम, जो कि हमारा ये था कहाँ गया, ये वाला अकाउंट नंबर। अब ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको नाम सही कर सकते हो, यहाँ से एक एनोटेशन लगा करके @ज्वाइन कॉलम, और यहाँ पे ज्वाइन कॉलम का आप नेम दे दीजिए। ज्वाइन कॉलम का नेम हम दे देते हैं अकाउंट अकाउंट या एन देते हैं, चलो। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ इसको, ठीक है, इसीलिए मैंने क्रिएट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कल को मैं ये सब करूँगा चेंजेस, तो भी टेबल वेबल सब ड्रॉप हो जाएगा, पूरा नए सिरे से बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आकर देखेंगे तो सी एन, तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एनोटेशन समझा कि भाई मैपिंग करनी है तो मैं वन टू वन एनोटेशन लगाऊंगा, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी समझी कैस्केड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट में कोई हम चेंजेस कर रहे हैं, उसका चेंजेस हम अगर हमें चाइल्ड में भी रिफ्लेक्ट हो, चेंजेस की बात है, ठीक है, रिमूव की, अपडेट की, ये सब, तो पेरेंट में कोई चेंज कर रहे हैं तो चाइल्ड में भी रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे,
कैस्केडिंग कर लेंगे, ठीक है, कैस्केडिंग कर लेंगे। अच्छा, और साथ में अगर आपको इसका नाम अगर ढंग से देना है, ये वाले का नाम, तो कौन सा एनोटेशन आएगा? @join। जो अच्छा, इतना मामला समझ गए। अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मेरे को ये डेटा रीड करना है। अब आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि मेरे को अगर डेटा रीड करना है और मेरे पास है 11 नंबर, EID 11 नंबर, तो क्या 11 नंबर की मदद से मैं राजू अकाउंट और अकाउंट की पूरी डिटेल सब का सब रीड कर सकता हूँ? नो मेरे मेरे पास एक EID है 11 नंबर। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं करता हूँ सेशन डॉट गेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ, 11, तो क्या मुझे एम्प्लॉय और अकाउंट दोनों की डिटेल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी सर। मिल जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में अकाउंट नंबर है कि नहीं है? है सर। है, तो हाइबरनेट देखेगा, अरे 1 to 1 है, तो ये 1 to 1 to जहाँ है वहाँ जाएगा, उठा के सारी की सारी आपको दे देगा, काम खत्म, सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आप सोचो कि आपके पास, अब दूसरा सिनेरियो सोचो कि आपके पास आईडी वाईडी नहीं है, आपके पास अकाउंट नंबर है, आपके अकाउंट नंबर है। क्या अकाउंट नंबर है भाई आपके पास? 121212। अब अगर आपने किया सेशन डॉट गेट और आपने किया 121212, तो आपको अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अकाउंट नंबर क्या है, बैंक नेम क्या है, वगैरह वगैरह, अकाउंट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इससे। अच्छा, जी सर। क्या अकाउंट नंबर के करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय है उसकी मिलेगी? नो सर। हाँ, उसकी नहीं मिलेगी। तो ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग हुई है अभी यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल मैपिंग हुई है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं मिलेगी? कोई हमें रीजन बता सकता है कि यहाँ पे हम अगर ये करते हैं हमें अकाउंट टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नो डाउट, बट इस अकाउंट नंबर से एसोसिएटेड बंदा कौन है, उसकी आईडी, उसका नाम क्या है, वो नहीं मिलेगा। क्यों? कोई बताए क्यों इसके करस्पॉन्डिंग हमें एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, और यहाँ पे क्यों मुझे आईडी के करस्पॉन्डिंग अकाउंट मिल जाएगा? बताओ कोई। लिस्ट ऑफ बैंक है सर, क्या है? बैंक में मुझे लिस्ट में ऐसे इसीलिए। कहाँ लिस्ट है? लिस्ट तो हमने यूज ही नहीं है। 1 to many भूल जाए, वो मेरी मिस्टेक थी कि हमने गलत एग्जाम्पल से ही शुरुआत कर दी थी। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको रिफाइन कर दिया है। वो एग्जाम्पल भूल जाए 1 to many वाला, वो मैं बस समझाना चाहता था एम्बेडेबल और एम्बेडेड में, मतलब और मैपिंग में फ़र्क। तो इसलिए मैंने एक मैनी का एग्जाम्पल ले लिया कि वहाँ एक टेबल में स्टोर होता था, यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल स्टोर करोगे तो एम्बेडेड से होगा नहीं, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। वो एग्जाम्पल ठीक है, एम्बेडेड एम्बेडेबल से डिफरेंशिएट करने के लिए समझ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अभी तो आप 1 to 1 पे ही रहो। 1 to many की बात करेंगे हम। क्योंकि अकाउंट से EID है जो एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं है सर। फिर से बोलिए, आप किसका बता रहे हो? ये वाले का होने का बता रहे हो कि नहीं आने का बता रहे हो? नहीं आने का सर। हाँ हाँ, क्या नहीं आने का बताइए अब। अकाउंट में एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इन्फो फील्ड नहीं है। करेक्ट, यही बात, सिंपल सा जवाब तक। आप लोग काहे इतना कंफ्यूज है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई। अकाउंट टेबल में जब एम्प्लॉय की आईडी है ही नहीं तो कहाँ से हाइबरनेट को पता चलेगा भाई? वो सपना आया है उसको। मैंने क्या बोला? अकाउंट नंबर आपके पास ये है, आप सेशन डॉट जब गेट करोगे तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एम्प्लॉय की क्यों मिलेगी भाई? क्या इसके पास इस टेबल के पास क्या कोई फॉरेन की है एम्प्लॉय की? बताइए। नो सर। नहीं है ना? नो सर। तो ये बाई डायरेक्शन में फेल हो जाएगा। आपको आपके पास अगर अकाउंट की डिटेल है तो करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय की डिटेल ये नहीं निकाल सकता, इसमें फेल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। ये हो गया आपका बाई डायरेक्शनल। लेकिन अगर आपके पास भाई एम्प्लॉय की डिटेल है, आईडी है,
तो करस्पॉन्डिंग अकाउंट की इसलिए मिल जाएगी क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में अकाउंट की इंफॉर्मेशन है फॉरेन की है, तो उस फॉरेन की मदद से पूरा का पूरा अकाउंट का डेटा निकल आएगा। अभी क्लियर हुआ कंसेप्ट? सर बाई डायरेक्शनल में सर वो स्टैक ओवरफ्लो का भी Yes. प्रॉब्लम आएगा अगर इफ इन केस अगर हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं तो। नहीं, वो बाई डायरेक्शनल में नहीं आएगा, वो कभी भी आ सकता है। हाँ, मतलब बाई डायरेक्शनल वाला अगर टू स्ट्रिंग बनाए, वो टू स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, वो बाई डायरेक्शनल की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम टू स्ट्रिंग बनाते हैं और दोनों में रखते हैं तो और दोनों को रीड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आ जाए, वो एक अलग सिनेरियो है, वो तो हम बात करेंगे क्यों होता है वो। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। तो आओ अब हम लोग पहले क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल रीड करके देखते हैं ना। हमारे पास 11 है, करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं क्या डिटेल मिलती है हमें। तो ध्यान रहे कैस्केडिंग नॉन सेलेक्ट पे वर्क करेगा ना, कैस्केडिंग अब नॉन सेलेक्ट पे वर्क करेगा, रिफ्रेश पे वर्क करेगा। रीड के लिए कोई कैस्केडिंग ऐसा नहीं है, तो ये इनेबल रहता है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ मेथड बनाना पड़ेगा। हम एक बना लेते हैं रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, एक मेथड ये होगा हमारा। एक होगा रीड फ्रॉम अकाउंट। ये जो मैं आप चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना कंपनी में, तो याद करोगे फिर ये कंसेप्ट, फिर अपना नोट्स पलटोगे आप, क्योंकि उस समय ये चीज़ें आएंगी, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये दो मेथड हमने बना दिया। अपडेट और हाँ, अपडेट को हटा देते हैं, ये रीड डालते हैं। चलो अब हम रीड फ्रॉम एम्प्लॉय पहले करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेशन डॉट गेट, और यहाँ से मैंने किया एम्प्लॉय डॉट क्लास। आईडी क्या थी भाई, ये थी ना। अच्छा, मैंने टेबल को क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वो हर बार तो डिलीट ही वो कर देगा ना यार, तो लफड़ा हो जाएगा। अभी है ना डेटा, चलो मैं अपडेट कर देता हूँ उसको, तो सब क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ ठीक है, तो हमने भाई ये आईडी, ये हमारी आईडी है, ठीक है। ये आईडी को हमने रीड किया, और रीड किया तो हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिला, एंड मैंने सस आउट किया एम्प्लॉय, हो गया। यहीं पे हम इधर आते हैं और सेशन डॉट गेट करेंगे, और मेरे पास भाई एम्प्लॉय नहीं अकाउंट है, अकाउंट की एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नहीं, अकाउंट नंबर है मेरे पास। अकाउंट नंबर क्या था, 121212 ABCD। हाँ देखें जरा, अकाउंट यही स्टोर हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 121212 ABCD, और इसको हमने होल्ड किया अकाउंट में, और अकाउंट को प्रिंट किया। अब देखते हैं दोनों में क्या होता है। आइए, सबसे पहले रीड फ्रॉम एम्प्लॉय चला रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड फिर रीड फ्रॉम, या पहले रीड फ्रॉम एम्प्लॉय चला देते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, नहीं चला। इंसर्ट सा कमेंट कर लीजिए, क्या कमेंट कर लें? इंसर्ट क्वेरी। अरे हाँ, जो डुप्लीकेट एंट्री वाली दिक्कत आ ही गई। तो अब हम एम्प्लॉय को रीड कर रहे हैं, और हमें देखना है कि होता क्या है। करस्पॉन्डिंग देखो, एम्प्लॉय आईडी आई, एम्प्लॉय नेम आया, और अकाउंट ऑब्जेक्ट भी पूरा पूरा आ गया। ये लो भाई, एम्प्लॉय के अंदर ही अकाउंट था ना, तो टू स्ट्रिंग ने अकाउंट ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रिंट मारा। तो ये तो पता चला कि हाँ भाई, जब हम एम्प्लॉय की आईडी रीड करने जाएंगे तो मुझे अकाउंट मिलेगा। अब बाई डायरेक्शनल में आ जाओ। अगर मैं बाई डायरेक्शनल करता हूँ, तो ये हमने बाई डायरेक्शनल चूँकि किया नहीं है इनेबल, तो यहाँ पे ये होगा नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रीड फ्रॉम एम्प्लॉय को कमेंट करूँ और रीड फ्रॉम अकाउंट को अनकमेंट करूँ, अब मेरे पास क्या है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, क्या उसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर, देखो, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आई, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, एड्रेस, बैंक नेम और IFSC। कहाँ गया EID और ई नेम? नहीं आया। कहाँ से आएगा, उसके पास था ही नहीं। तो अब हमें इनेबल करना होगा, मतलब हम ये बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि देख भाई साहब, जब मेरे पास अकाउंट नंबर होता है तो उसके जब मेरे पास एम्प्लॉय आईडी होती है, ठीक है, नेम होता है, तो हम साथ में अकाउंट नंबर भी रख लेते हैं।
क्यों रखते हैं अकाउंट नंबर? ताकि कल को हम जब एम्प्लॉय को रीड करें तो मुझे अकाउंट भी करस्पॉन्डिंग रीड होकर के मिल जाए, इसीलिए ना। यस सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई सीआईडी ऑफिसर आया, बोला कि यार ये अकाउंट नंबर मौका वारदात पे लिखा हुआ मिला है, ये किसका है? तब बाई डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यस सर। है ना? यस सर। विक्टिम था, मरते मरते अकाउंट नंबर लिख गया, लो भाई सीआईडी आई, बोले यार अकाउंट नंबर किसका है? तो आपने तो किया ही नहीं, बोलोगे अरे नहीं हो सकता, अभी डेटाबेस में करके खोज के बताते हैं। तो बाई डायरेक्शनल यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो बाई डायरेक्शनल कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि जब भी 1 to 1 मैपिंग हो, अकाउंट का प्राइमरी की जैसे एम्प्लॉय में आ रहा है एज अ फॉरेन की, एग्जैक्टली वैसे ही एम्प्लॉय का प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यहाँ भी स्टोर होना चाहिए, यहाँ पे भी स्टोर होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। मतलब देखो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? अगर एक के पास दूसरे का अगर चाबी है तो उधर जा सकता है, दूसरे के पास पहले की चाबी है तो इधर आ सकता है। चाबी बोले तो प्राइमरी की एज अ फॉरेन की। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक कॉलम यहाँ भी बने, एक कॉलम यहाँ भी बने। भाई किस नाम का बने वो नाम आप डिसाइड कर सकते हो @join कॉलम से। मैं अभी यहाँ पे emp_eid लिख देता हूँ और यहाँ पे आपका आ जाएगा कि इस अकाउंट नंबर का आईडी कितना है, किस बंदे का है, तो 11। तो अब यहाँ से क्या हमारा बाई डायरेक्शनल वर्किंग हो गया, जी सर। है ना? अब बाई डायरेक्शनल हमारा वर्किंग। अब हम जब 1 to 1 रीड करेंगे ना तो ये देखिएगा, अरे भाई साहब 11, तो तुरंत जाएगा और 11 का जो भी एम्प्लॉय की हमारे पास एक ही है, ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी रीड करके हमें दे देगा। यही इसी को बोलते हैं। तो बाई डायरेक्शनल भी इनेबल हो गया, तो ये अब क्रॉस नहीं रहेगा। अब ये भाई हमारा करेक्ट हो गया, अब ये हो जाएगा। जैसे हमने ये काम किया ना, ये हो जाएगा। तो कोड में कैसे करेंगे? जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो हम एम्प्लॉय को अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा। अब हम क्यों दे पा रहे थे? क्योंकि एम्प्लॉय के पास अकाउंट की फील्ड थी। अकाउंट के पास एम्प्लॉय की फील्ड नहीं, इसलिए हम दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दें, आप कर दें @1 to 1, क्योंकि हम अब अकाउंट से भी एम्प्लॉय को मैप करना चाहते हैं। अच्छा भाई, कल को अकाउंट इंसर्ट करें तो एम्प्लॉय भी इंसर्ट हो जाए, तब कैस्केड भी दे दें, कैस्केड टाइप ऑल कर दें, ठीक है। ये आपने ऑल कर दिया कि कल को हम अगर अकाउंट के साइड से session.save में अगर हम अकाउंट ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय भी इंसर्ट हो जाए। ये आपने कर दिया। और यहीं पे हम कर देंगे @join कॉलम। जो कॉलम आपके अब अकाउंट में बनेगा, कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं हम? ये वाले, जो अब अकाउंट में बनेगा, हाँ, आईडी के लिए, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम आप दे देंगे कुछ भी आपकी मन, ठीक है। मैं देता हूँ EID। इस तरीके से आप कर देंगे। तो सर ये EID फॉरेन की हो जाएगा ना उसके लिए, मतलब करेक्ट, जो नेक्स्ट टेबल में। हाँ फॉरेन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो दोनों जानकारी देना भी पड़ेगा। आपने एम्प्लॉय को तो अकाउंट की जानकारी दे दी, क्या अकाउंट को एम्प्लॉय की जानकारी दी है? नो सर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे देंगे सर। नहीं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू देंगे तो फिर यहाँ पे नल डालना पड़ेगा, अपडेट गेट सेटर वेटर करना। क्योंकि देखो अगर हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो दिमाग लगाओ भाई, अकाउंट को एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय को अकाउंट चाहिए, तो पहले कोई ना कोई तो बनाओगे, तो जिसको भी पहले बनाओगे उसमें नल डालना पड़ेगा। यस सर। हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर नहीं सेटर गेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए एम्प्लॉय के लिए सेटर बना लेते हैं और गेटर बना लेते हैं। ये कीबोर्ड ये वाला यूज़ करते हैं, गेटर एंड सेटर। और ये हमने बना लिया, सेव किया, और हाँ सेव किया, और इधर आए। अब अकाउंट को बोलेंगे ए भाई अकाउंट में भी आईडी रहना चाहिए, तो अकाउंट को एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दे दो, वो अपने आप फॉरेन की सेट कर लेगा। तो अकाउंट डॉट सेट एम्प्लॉय,
तो जिस तरीके से आपने एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है, आप किसी भी थ्रू दे सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू दो, आप इसको भी सेटर के थ्रू दे सकते हो। क्यों? इसको सेटर के थ्रू नहीं दे सकते हम? यस सर। दे सकते हैं, लेकिन ठीक है भाई, वहाँ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा था तो हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया। तो जिस तरह से एम्प्लॉय के पास अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, वैसे अकाउंट के पास भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या होगा, एम्प्लॉय की डिटेल एम्प्लॉय टेबल में, अकाउंट की डिटेल अकाउंट टेबल में, और दोनों के पास एक दूसरे की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की होगी। और अब ये हमारा 1 to 1 मैपिंग बाई डायरेक्शनल बन गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ क्रिएट कर लेते हैं सो दैट हमारा टेबल फ्रेश बन जाए, और यहाँ से इंसर्ट करते हैं वापस से। तो इंसर्ट वापस से किया हमने, ठीक है। तो सारा काम हो गया। आइए इधर देखा जाए, रिफ्रेश किया जाए। सबसे पहले आप एम्प्लॉय देख लो। तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी आई, एम्प्लॉय नेम आया, अकाउंट नंबर आया। ये तो पहले भी हो रहा था। अकाउंट में क्या एम्प्लॉय आईडी आई है, एसी आ गया ना। अच्छा। अब देखो, अब हम अगर करते हैं रीड, ठीक है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाना। हमने यहाँ किया रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, हम एक साइड से कर रहे हैं रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय साइड से। तो जैसे ही हम सेशन डॉट गेट करेंगे, मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलेगा। अच्छा। एम्प्लॉय के अंदर क्या अकाउंट भी इनकैप्सुलेटेड होगा? यस जी सर। सर। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे, चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एक मिनट, नल क्यों आया यार? अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्रिएट किया था ना, उड़ गया होगा डेटा। चलाया होगा तो डेटा उड़ नहीं गया होगा। अच्छा। फ्रेश टेबल क्रिएट कर दिया इसमें, ये हम गड़बड़ कर दी। चलो फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करके हम उसको अपडेट कर देंगे। देखो ना कितने काम की प्रॉपर्टी है, हमें टेबल डिलीट करना ही नहीं पड़ रहा है, यही सब हो जा रहा है। अपडेट कर लो, अब यहाँ से कमेंट कर लो और रीड फ्रॉम एम्प्लॉय करके रन कर लो। तो अभी एम्प्लॉय आईडी हमने डाली है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्लेयर मिलना चाहिए। तो ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन आई है। यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो पहले नहीं हो रहा था, रीड फ्रॉम अकाउंट, जिसमें दिक्कत आ रही थी, हमें सिर्फ अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ई आई डी और ई नेम नहीं मिल रहा था। अब वो चीज़ दूर होगी। तो सारी जानकारी आ रही है, देखिए जरा चेक कीजिए। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट एड्रेस। एक मिनट, नहीं आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा बताओ। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अकाउंट नंबर डाला है, तो अकाउंट नंबर डाला है तो करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय तो मिलना चाहिए ना। यस सर। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग से, और क्या टू स्ट्रिंग में हमने एम्प्लॉय ऐड किया था? नो सर। तो यहाँ पे हमें अपने टू स्ट्रिंग को सही करना। और यहीं पे आपको एक दिक्कत दिखाते हैं, देखो यहीं पे एक लफड़ा भी आएगा। देखो यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक लफड़ा भी हो जाएगा। अभी देखो, मैं वापस से एक लफड़ा आपको दिखाता हूँ, ये वाला। वापस से आऊँगा ना, मैं रीड फ्रॉम अकाउंट चला रहा था ना, मैं रीड फ्रॉम एम्प्लॉय वापस चलाता हूँ। रीड फ्रॉम एम्प्लॉय और रन किया, वो टू स्ट्रिंग को अपडेट नहीं किया था हमने, क्योंकि हमने फील्ड तो ऐड करी यहाँ पे, बट उसके करस्पॉन्डिंग हमने टू स्ट्रिंग को अपडेट नहीं किया था। अब ये देखो, ये क्या दिक्कत आई टू स्ट्रिंग लगाते ही, देख रहे हो स्टैक ओवरफ्लो। अब ये प्रॉब्लम भी समझ लो क्यों आ रही है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान चीज़ है। हमने क्या है, रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, इट मीन्स ये वाला मेथड चला होगा, हमने लगाया भाई आईडी। अब ये बताओ, आईडी के करस्पॉन्डिंग अकाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा। मिलेगा। मिलेगा सर। और हमने जब प्रिंट किया तो हमने
जब प्रिंट किया तो किसके मदद से प्रिंट होगा? टू string स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की मदद से। तो एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग चला, लो एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग चला। एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग में अकाउंट रेफरेंस भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये रिटर्न होगा तो अकाउंट रेफरेंस भी प्रिंट होगा। अच्छा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये किस तरह से है, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, ये डबल कोट में है ये पूरा, एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ये डबल कोट में, एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ बोला गया अकाउंट में, ये रेफरेंस है अकाउंट का ना। अच्छा तो इसका मतलब कि जब मैं एम्प्लॉय रेफरेंस को प्रिंट कर रहा हूं, ध्यान देना बिल्कुल, जब मैं एम्प्लॉय रेफरेंस को प्रिंट कर रहा हूं तो टू स्ट्रिंग किसका चलेगा? एम्प्लॉय का कि अकाउंट का? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग के अंदर से हम प्रिंट कर रहे हैं किसका, मतलब रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न होकर के प्रिंट होगा ही ना अकाउंट का रेफरेंस। अकाउंट का रेफरेंस। हाँ, तो एम्प्लॉय के अंदर से मुझे मिला अकाउंट का रेफरेंस। सी मैं फिर से दिखाता हूँ, ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा, और रिटर्न हो करके प्रिंट तो होगा ही ना ये सिस आउट से अकाउंट का रेफरेंस। बताइए, अच्छा इसका मतलब अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि भाई अकाउंट का रेफरेंस प्रिंट होगा। और जब अकाउंट का रेफरेंस प्रिंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट हो जाता है, तो उसका टू स्ट्रिंग चलता है। अच्छा तो अकाउंट का रेफरेंस जब आपने प्रिंट किया तो टू स्ट्रिंग चला अकाउंट का। ले भाई, अब यहां से ये वाला टू स्ट्रिंग चला, और ये वाले टू स्ट्रिंग रिटर्न किया किसका रेफरेंस? एम्प्लॉय का रेफरेंस। एम्प्लॉय का रेफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉय के अकाउंट के यस पास एम्प्लॉय का रेफरेंस है। अब वही हो गया, फिर एम्प्लॉय का रेफरेंस जब प्रिंट होगा तो फिर इसका टू स्ट्रिंग चलेगा एम्प्लॉय का, फिर ये दिएगा आपको अकाउंट का रेफरेंस तो फिर अकाउंट का चलेगा। इसी तरह टू स्ट्रिंग चलता रहेगा एक दूसरे का। वही तो हो रहा अच्छा है, वही तो हो रहा है। देखो स्टैक ओवरफ्लो कब आता है? जब कोई चीज रिपीटेड होती जाती है। ये देखो जावा लैंग स्ट्रिंग 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 चलते जा रहा है। तो ये लफड़ा क्यों आता है? जब भी हम, मतलब जब हम दो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं टू स्ट्रिंग के थ्रू, और दोनों में एक दूसरे का रेफरेंस होता है, तो एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, फिर वो प्रिंट होगा तो पहले का टू स्ट्रिंग चल जाएगा, फिर पहले का प्रिंट होगा तो दूसरे का टू स्ट्रिंग चलेगा, और ये खेल चलता रहेगा। प्रॉब्लम समझ में आई सबको? अच्छा बाकी लोग जो कभी असर नहीं बोलते हैं तभी बोल दिया करो यार। सबको समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा सा चीजें हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ट्रेस करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा भाई। टू स्ट्रिंग, ये जब भी हम प्रिंट करते हैं तो टू स्ट्रिंग चलता है, ठीक है भाई। हम टू स्ट्रिंग एम्प्लॉय का चला, उसने अकाउंट का रेफरेंस दिया तो अकाउंट का रेफरेंस प्रिंट हुआ तो अकाउंट का टू स्ट्रिंग चला, अकाउंट का टू स्ट्रिंग चला तो एम्प्लॉय का रेफरेंस आया, एम्प्लॉय का रेफरेंस आया तो भाई गोल गोल घूमता रह गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई टू स्ट्रिंग बनाओ ही मत, एक में से हटा लो, अकाउंट में से हटा लो, एक में से, या टू स्ट्रिंग सिर्फ इतना बनाओ जिसमें भाई एक में दूसरे का ऑब्जेक्ट ना हो। नीड है अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट मत रखो तो तब भी काम हो जाएगा। कहाँ चला गया, नीचे आ रहा है। तो इतना अगर हम कर लेना, देखो एम्प्लॉय अकाउंट, तो हम यहाँ सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि भाई हम अकाउंट के टू स्ट्रिंग से एम्प्लॉय हटा देते हैं। चलो ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट टू स्ट्रिंग, इसमें तो आप ये हटा दो, एम्प्लॉय हटा दो, ताकि जब ये अकाउंट का टू स्ट्रिंग चले तो वापस से एम्प्लॉय ट्रिगर ना हो। ये आप कर दें। अब जब हम, अब दिक्कत ये आएगी कि जब अकाउंट हम प्रिंट कर रहे होंगे तो फिर हमें एम्प्लॉय की डिटेल नहीं मिलेगी, राइट? अच्छा कोई बात नहीं, गेटर है ना, गेट एम्प्लॉय, अच्छा और ये गेट एम्प्लॉय, और यहाँ से आपको एम्प्लॉय मिल गया, एंड सस आउट कर दो, या एक काम करो ना, इसमें बेहतर तरीका यही होगा ना, एक लफड़े से बचने के लिए टू स्ट्रिंग हटा ही दो। रुको, सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ। इस लफड़े से बचना है, टू स्ट्रिंग हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे रीड फ्रॉम प्लेयर और रीड फ्रॉम रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, रीड फ्रॉम अकाउंट, दोनों में आप क्या करो, गेटर यूज करो। गेटर यूज कर लो, गेटर यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या लफड़ा किया हमने, चलो ठीक है, सस आउट अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन
काम हो जाएगा। क्या क्या था भाई, गेट अकाउंट नंबर, और क्या था, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर एड्रेस, ठीक है, बैंक नेम और IFSC। ये डिटेल हो गई आपकी। जब आपने अकाउंट को रीड किया तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई, साथ में करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय भी मिलेगा क्योंकि हमने बाई डायरेक्शनल किया हुआ है। तो डॉट गेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिला और इससे अगेन गेटर चला के आईडी निकाल लिया, ठीक है। एंड इसी तरह हम यहाँ पे गेट एम्प्लॉय नेम निकाल, ये हो गया चकाचक मामला रेडी। और ये यहाँ पे कर लीजिए आप, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट आर, है ना, सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट आर, अकाउंट डॉट सॉरी एम्प्लॉय डॉट, है ना, एम्प्लॉय डॉट गेट अकाउंट, सर ये एक साथ कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट बताइए ना। ऑल्ट शिफ्ट आर। अच्छा, और जहाँ मतलब जहाँ जहाँ यूज करना होगा वो सारा एक ही हाँ फॉर्मेट में रिटर्न हाँ होगा। हाँ, वो सारे रेफरेंस चेंज आएंगे। देखिए एम्प्लॉय डॉट गेट अकाउंट की डिटेल आ गई और एम्प्लॉय की तो डायरेक्ट मिल जाएगी हमें ऐसे। ये हो गया काम, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब एकदम मक्खन की तरह बस आप चला लीजिए। तो रीड फ्रॉम एम्प्लॉय पहले आपको टेस्ट करा देते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए रीड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम नहीं, गड़बड़ आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है भाई, देखा जाए। रीड फ्रॉम एम्प्लॉय में अच्छा अकाउंट नंबर से लेकर के IFSC पहले आएगा, ओके आया है, सही है। अच्छा और नीचे एम्प्लॉय की डिटेल ना। अच्छा। चलो रीड फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। चलो अब चेक किया जाए बाई डायरेक्शनल वाला, दोनों चेक करना, रीड फ्रॉम अकाउंट, तो अकाउंट के साथ साथ एम्प्लॉय भी मिलना चाहिए। रन किया, इसमें पहले अकाउंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट की है, इसमें भी वैसे ही आउटपुट आएगा। देखिए पहले यहाँ से लेके यहाँ तक अकाउंट मिल गया, 5 डिटेल IFSC तक, और बाकी नीचे हमारा एम्प्लॉय की डिटेल। समझ में आ गया पूरा खेल, ये वाला जो डायग्राम में बताया हमने। अच्छा तो ये था हमारा 1 to 1 मैपिंग। अब 1 to मैनी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो एम्बेडेड एम्बेडेबल का को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसका भी तरीका है। उसका भी तरीका क्या है ना कि हम एक सेपरेट थर्ड टेबल का यूज़ कर सकते हैं, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट बाद में, अभी नहीं। अच्छा मैं आपको बता दूं 1 to 1, अगर आप देखो, आप मुझे बताओ कि अगर मैंने मान लीजिए कि ऐसा किया है कि सिर्फ सिर्फ अकाउंट सब एम्प्लॉय तक पहुंच सकते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल है कि यूनी डायरेक्शनल है? सर यूनिडायरेक्शनल, अगर अकाउंट से Unidirectional। आई कैन गो ओनली फ्रॉम अकाउंट टू एम्प्लॉय। तो ये बाई डायरेक्शनल नहीं हो। यूनी यूनी मतलब ये नहीं होता कि भाई इधर से इधर या उधर से, यूनी मतलब वन साइडेड। अब चाहे वो किधर से भी किधर हो, बाई कब होगा, हाँ जब बोथ साइड हो, हाँ वन साइडेड मतलब यूनी, बाई। अब 1 to, इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 1 to मैनी, अगर ये हम इसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं तो मैनी टू 1 क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन। ये 1 to मैनी कर रहे हैं तो उसका उल्टा आएंगे तो मैनी टू 1 ही होगा ना। तो अच्छा कल हम लोग ये तीनों कोशिश करें कवर करने की, देखते हैं कितना हो पाता है। ये दो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटर रिलेटेड है, फिर तीसरे का देखते हैं, अगर हो गया तो वो भी हम लोग निपटा देंगे। तो आज का जो भी था ना कंसेप्ट, वो अगर बढ़िया से रिफ्रेश करके रहोगे तभी कल मज़ा आएगा, ठीक है। चलो और नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने आपके लिए बनाया है। कल शायद नोट्स नहीं दिखाया था ना हमने, कल नोट्स नहीं दिखाया था शायद, वैसे कुछ था भी नहीं नोट्स में, पता नहीं अब याद नहीं है, लेकिन फिर भी कल का नोट्स में एक बार दिखा दूँ तो इतना ही लिखा था, एम्बेडेड एम्बेडेबल के बारे में, वर्जन के बारे में। तो ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको। आज डे 10 में हाइबरनेट मैपिंग। सो हाइबरनेट रिलेशनशिप मैपिंग मीन्स कनेक्टिंग जावा क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, लाइक इस तरीके से, विद द रिलेटेड टेबल्स इन द डेटाबेस, ठीक है। बाकी सिंपल एग्जांपल 4 तरीके के होते हैं,
ठीक है, कैस्केडिंग इंपॉर्टेंट है। इफ यू परफॉर्म एन ऑपरेशन लाइक सेव डिलीट अपडेट ऑन वन एंटिटी इट विल ऑटोमेटिकली बी डन ऑन द रिलेटेड एंटिटी टू। क्योंकि मैंने बताया एक जगह कुछ चेंजेस कर रहे हो तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो कि नहीं, वो कैस्केडिंग से होता है। ठीक है, वन टू वन मैपिंग के बारे में मैंने बताया कि वन टू वन मैपिंग होता है वन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी एंड वाइस वर्सा, जिसको यूनी और बाई भी बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट, वन एम्प्लॉय हैज वन अकाउंट। ऐसे फर्जी एग्जांपल आप कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें मैं आपको प्रोग्राम वगैरह डाल के नोट्स देता हूँ।